Student, today we are going to start the second book of sociology. The book is Social Change and Development in India, and the first chapter is Structural Change. Before going further, firstly understand the meaning of structural change. What is structural change? In this chapter, we studied about the changes in structure and the various reasons that bring change in the structure are also we read in this chapter. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर चेंज होता क्या है या किन किन फैक्टर से हमारे इंडिया में स्ट्रक्चर चेंज आया था, कौन कौन से रीज़न थे जिसके कारण हमारे इंडिया के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया था। स्ट्रक्चर चेंज हम दो तरीके से पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इकोनॉमिक वे से स्ट्रक्चर चेंज और सोशल वे से स्ट्रक्चर चेंज। इकोनॉमिक वे से जैसे लोग पहले एग्रीकल्चर में वर्क कर रहे थे, अब एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर इंडस्ट्री में चले गए या टर्शरी सेक्टर में चले गए, ये होता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज। और सोशल स्ट्रक्चर चेंज का मीनिंग होता है लोगों के रिलेशनशिप में, किनशिप में जो चेंजेस आते हैं, इंटरेक्शन में, ये सारे के सारे सोशल स्ट्रक्चर चेंज में आती हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Understanding the present usually involves some grasp of its past. प्रेजेंट को समझने के लिए पास्ट को समझना ज़रूरी है। दिस होल्ड ट्रू probably such much for an individual or a social group as for an entire country such as India. और ये ज़रूरी है इंडिविजुअल के लिए, ग्रुप के लिए या पूरी कंट्री के लिए समझना। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री। जो इंडिया की हिस्ट्री है वो बहुत ही रिच है, मतलब उसमें बहुत सारे कंटेंट इवेंट्स शामिल हैं। While knowing about its past in ancient and medieval time, it is very important. Its colonial experience is particularly significant for comprehending modern India. जब हम इसके पास के बारे में जानते हैं तो एक कॉलोनियल एक्सपीरियंस को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दिस इज़ नॉट जस्ट बिकॉज मैनी मॉडर्न आइडिया एंड इंस्टीट्यूशन रीच इंडिया थ्रू कॉलोनियलिज्म। ये इसलिए नहीं, जो आज के टाइम में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, आइडियाज़ हो रही हैं, वो कॉलोनियलिज्म से अफेक्टेड है। इट इज़ आल्सो बिकॉज इसलिए सच एन एक्सपोजर टू मॉडर्न आइडिया वाज कॉन्ट्राडिक्टरी और पैराडॉक्सिकल। इसलिए जो मॉडर्न आइडिया है वो कॉलोनियल्स के कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इन अ कॉलोनियल पीरियड रीड अबाउट वेस्टर्न लिबरलिज्म एंड द फ्रीडम। इंडिया ने कॉलोनियल पीरियड में पढ़ा था वेस्टर्न लिबरलिज्म के, वेस्टर्न फ्रीडम के बारे में। इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ द काइंड दैट शेप्ड मैनी ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल चेंज दैट चैप्टर 1 and 2 लुक एट। और ये जो पढ़ा था फ्रीडम के बारे में वो बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये हम पढ़ेंगे कैसे ये कॉन्ट्राडिक्टरी है जो ये फ्रीडम है स्ट्रक्चरल और कल्चरल चेंज के चैप्टर में। हमारा फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चरल चेंज है एंड द नेक्स्ट चैप्टर है कल्चरल चेंज, उसमें हम ये पढ़ेंगे। एज द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर शैल शो our social reform, nationalist movement, our laws, our political life and our constitutions, our industries and agriculture, our cities and our villages have been shaped by our paradoxical experience with the colonialism। और उसके आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे बहुत सारे सोशल रिफॉर्म, नेशनलिस्ट मूवमेंट, हमारे लॉज, हमारी पॉलिटिकल लाइफ कैसे कॉलोनियलिज्म से अफेक्टेड हुई, हमारी सिटीज़, हमारे विलेज, हमारी इंडस्ट्रीज़। दिस हैज़ हैड लास्टिंग इम्प्लीकेशंस फॉर आवर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस विद मॉडर्निटी। और इनका हमारी मॉडर्निटी पर क्या प्रभाव पड़ा। द फॉलोइंग आर जस्ट सम ऑफ द मैनी इंस्टेंसेस वी फेस इन अवर डेली लाइफ। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में फेस करते हैं। वी हैव ए पार्लियामेंट्री एंड ए लीगल सिस्टम। हमारा पार्लियामेंट है, हमारा एक लीगल सिस्टम है। ए पुलिस एंड एजुकेशनल सिस्टम बिल्ड वेरी मच ऑन द ब्रिटिश मॉडल। जो हमारा पुलिस सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम है, वो ब्रिटिश मॉडल पर ही बेस्ड है। वी हैव ए ब्रेड ऑमलेट एंड कटलेट्स एज मेन्यू ऑफर्ड इन मैनी रोड साइड्स ईटरीज एंड कैंटीन। हम ब्रेड ऑमलेट, कटलेट, बहुत सारे मेन्यू हमें मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह की डिशेस हमें खाने को मिलती है कैंटीन में। ए वेरी पॉपुलर मैन्युफैक्चरर ऑफ बिस्किट इज़ एक्चुअली नेम्ड आफ्टर ब्रिटेन। जो पॉपुलर बिस्किट है ब्रिटानिया, उसका भी नेम ब्रिटेन पर रखा गया है।
Many school uniform include neckties. We often admire the western and often resent it. अभी भी कई स्कूलों में नेकटाई इंक्लूड कर रखी है। इसका क्या मतलब है कि हम अभी भी वेस्टर्न को एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं और इससे एग्री हैं। These are just some of the many and complex way that British colonialism live on the contemporary India. ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं या कुछ ऐसे तरीके बता रखे हैं जो ये बताते हैं कि जो ब्रिटिश कलोनियलिज्म है उसने कैसे हमारे इंडिया पर अब तक इफेक्ट डाल रखा है। ये सारे एग्जाम्पल थे जो हमने पढ़े हैं, जो ये बता रहे हैं कि अभी भी हम जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी चीज़ें फॉलो की जाती थी हम भी उसको कॉपी कर रहे हैं आज के टाइम में भी। Let us take an example of English language to show how its impact has been many-sided and paradoxical in India. अब यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम्पल दे रखा है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके कैसे इम्पैक्ट पड़े, कौन कौन से इम्पैक्ट पड़े थे इंडिया पर। दिस इज़ नॉट अ मैटर अबाउट रॉन्ग स्पेलिंग अलोन। इंग्लिश इज़ नॉट ओनली वाइडली यूज इन इंडिया but we now have an impressive body of literary writing by Indians in English. English है जो वो पूरे इंडिया में तो यूज़ नहीं हो रही बट हम देख रहे हैं जो बहुत सारे बड़े बड़े मतलब लिटरेचर हैं वो इंग्लिश में लिखे जाने लगे। दिस नॉलेज ऑफ इंग्लिश हैज़ गिवन इंडियन एन एज इन ग्लोबल मार्केट। जो इंग्लिश की नॉलेज थी वो ग्लोबल मार्केट में इंडियंस को बहुत ज़्यादा एज, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने लगी। बट इंग्लिश कंटिन्यू टू बी अ मार्क ऑफ प्रिविलेजेस। जो इंग्लिश है वो प्रिविलेजेस का एक मार्क है। नॉट नोइंग इंग्लिश इज़ एन डिसएडवांटेज। जिनको इंग्लिश नहीं आती थी उनके लिए डिसएडवांटेज थी। दैट टेल इन द जॉब मार्केट। जॉब मार्केट में जॉब में हमेशा उन्हीं को ही प्रेफरेंस दी जाती थी जिन्हें इंग्लिश आती थी। At the same time, for those who are traditionally deprived of access to formal education such as the Dalit, और उस टाइम कुछ एक ऐसा क्लासेस भी थे जो एजुकेशन से डिप्राइव्ड थे, जिनको एजुकेशन नहीं मिली थी, लाइक दलित्स। नॉलेज ऑफ इंग्लिश may open door opportunity that were formerly closed. जो इंग्लिश की नॉलेज थी उन्होंने इंग्लिश की नॉलेज ने दलित्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन कर लिए जो पहले उनके लिए क्लोज थी। यहाँ कहने का मीन ये है कि जिसको द पर्सन दोज हु नो अबाउट द इंग्लिश दे गोट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती थी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, दलित से, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश ने उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी थी। इंग्लिश ने डिस्क्रिमिनेशन को कम कर दिया था। पहले एजुकेशन के रिगार्डिंग इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन अगर वो इंग्लिश सीख जाते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन कम होगा। In this chapter, we focus on the structural change that colonialism brought in. इस चैप्टर में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो वो स्ट्रक्चर चेंज डिस्कस करेंगे जो colonialism के कारण आया। We therefore need to shift from the broad impressionist view to a clearer understanding of colonialism as a structure and system. इस चैप्टर में हम सही ढंग से समझेंगे colonialism को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके सिस्टम को। colonialism brought into being new politics, economics and social structure change. जो colonialism है वो हमारी कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज लाया, इकोनॉमिक सिस्टम में और सोशल स्ट्रक्चर सिस्टम में चेंज लाया। इन दिस चैप्टर वी लुक एट ओनली टू ऑफ दिस स्ट्रक्चर चेंजेस, नेमली इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इस चैप्टर में हम कॉलोनियलिज्म के कारण जो दो चेंजेस आए हैं, दो स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक अर्बनाइजेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। While the focus is on the specific colonial context, we also briefly touch on development after independence. और इसके साथ साथ जो भी colonial context इंडिपेंडेंस के बाद भी इनमें डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन में, उसको भी पढ़ेंगे। All these structural change were accompanied by the cultural change which we look at the next chapter. जो structural change है वो सारे के सारे कल्चरल चेंज से रिलेट कर रहे थे, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कल्चरल चेंज के बारे में। हाउएवर एनी स्ट्रिक्ट
सेपरेशंस ऑफ द टू इज़ डिफ़िकल्ट, दोनों को अलग अलग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, स्ट्रक्चर चेंज को भी और कल्चरल चेंज को भी। एज यू विल सी द स्ट्रक्चर चेंज आर द डिफ़िकल्ट टू डिस्कस विदाउट सम मेंशन ऑफ द कल्चरल चेंज। स्ट्रक्चर चेंज को कल्चरल चेंज के बिना डिस्कस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग कलोनियलिज्म। कलोनियलिज्म को समझो, ये हमने कई बार पढ़ लिया। कलोनियलिज्म क्या होता है? जब कलोनियलिज्म का मतलब होता है जब एक कंट्री पर दूसरी कंट्री रूल करती है, उसको कलोनियलिज्म कहते हैं। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया था तो वो टाइम पीरियड कलोनियलिज्म था। At one level, colonialism simply means the establishment of rule by one country over another, एक कंट्री का दूसरे पे रूल। In the modern period, Western colonialism has had a greatest impact. जो वेस्टर्न colonialism है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। India's past has been marked by the entry of numerous group of people. जो इंडिया का पास्ट है वो अफेक्टेड हुआ है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल ने एंट्री ली थी इंडिया में उससे एट अ डिफरेंट टाइम, हु हैज़ एस्टैब्लिश देयर रूल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट मॉडर्न इंडिया टुडे। जिन्होंने अपने अलग अलग रूल बनाए थे और उनके अलग अलग रूल अफेक्ट करा था, उनके अलग अलग रूल्स ने इंडिया को और आज भी कुछ ना कुछ अफेक्ट कर रहे हैं वो रूल। The impact of colonial rule is distinguishable from the all other earlier rule because the changes it brought in were far-reaching and deep. जो कलोनियल रूल के कारण जो चेंजेस आए थे वो टोटली डिफर थे जो दूसरे रूल के कारण चेंजेस आए थे। हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अनेक्शन ऑफ फॉरेन टेरिटरीज एंड द डोमिनेशन ऑफ द वीकर बाय स्ट्रॉन्ग पावर। हमने हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़े हैं फॉरेन टेरिटरीज़ के, और साथ ही साथ ये देखा है कि जो भी स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो रूल करते हैं वीकर पर, या स्ट्रॉन्ग पर्सन हमेशा ही डोमिनेट रहते हैं वीकर पर। नेवरदलेस देयर इज़ अ वाइटल डिफरेंस बिटवीन द एम्पायर बिल्डिंग ऑफ प्री कैपिटलिस्ट टाइम एंड दैट ऑफ द कैपिटलिस्ट टाइम। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो प्री कैपिटलिस्टिक टाइम और जो कैपिटलिस्ट टाइम था उनमें डिफरेंस था। प्री कैपिटलिस्ट टाइम मतलब, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है प्रॉफिट अर्निंग के लिए जो भी हम टूल्स अपनाते हैं, प्रॉफिट अर्निंग जिसका मोटिव होता है। जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट टाइम। ब्रिटिशर्स से पहले हमारी कंट्री में मुगल्स वगैरह भी आए थे तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं प्री कैपिटलिस्ट टाइम। जो मुगल्स आए थे हमारी कंट्री में उनका मोटिव प्रॉफिट को अर्न करना नहीं था, बल्कि जो इंडिया के ट्रिब्यूट्स हैं उनको लेकर जाना था। हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में इंटरफेरेंस करना मुगल का पर्पस नहीं था। लेकिन जो कैपिटलिस्ट टाइम था जब ब्रिटिशर्स आए थे उनका पर्पस था हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में इंटरफेरेंस करना। तो ये डिफरेंस है प्री कैपिटलिस्ट टाइम एंड कैपिटलिस्ट टाइम में। अपार्ट from the outright pillage, the pre-capitalist conquerors benefit from their domination by acting a continuous flow of tributes. वो हमारे tributes हमारे धन पर ज़्यादा ध्यान देते थे। On the whole, they did not interfere with the economic base. जो pre-capitalist थे वो हमारे economic base पे interference नहीं करते थे। They simply took the tribute that was skimmed of the economic surplus that was produced ट्रेडिशनली इन सब्जेक्टेड एरिया। वो कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करते थे इकोनॉमिक सरप्लस में। इन कंट्रास्ट ब्रिटिश कलोनियलिज्म विच वाज बेस्ड ऑन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम डायरेक्टली इंटरफेयर टू इंश्योर ग्रेटेस्ट प्रॉफिट एंड बेनिफिट टू ब्रिटिश कैपिटलिज्म। इसके अलावा जो ब्रिटिश कलोनियलिज्म थे जिनका बेस कैपिटलिस्ट सिस्टम था वो डायरेक्टली इंटरफेरेंस करते थे हमारी इकोनॉमी में प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। Every policy was geared towards the strengthening and expansion of British capitalism. जो भी पॉलिसी बनाई जाती थी अपने ब्रिटिश कैपिटलिज्म को एक्सपेंड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाई जाती थी। फॉर इंस्टेंस इट चेंज द वेरी लॉ ऑफ अ लॉ। जो ब्रिटिशर्स थे वेरी लॉ ऑफ द लैंड, उन्होंने जो लैंड लॉज हैं उनमें भी चेंजेस कर दिए थे। It changed not just land ownership law but decided even what crops ought to be grown and what ought not to be. केवल ला ही चेंज नहीं किए थे बल्कि उन्होंने ये भी बोल दिया था कि कौन सी क्रॉप्स ग्रो करनी है और कौन सी नहीं करनी।
इट मेडल्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो क्रॉप्स थी उनको रिलेट कर दिया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ. इट अल्टर्ड द वे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड टुक प्लेस. सारे के सारे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशंस के मेथड चेंज कर दिए थे. इट एंटर इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में भी बहुत सारे लॉज चेंज कर दिए थे. इट क्लियर ट्रीज एंड स्टार्टेड टी प्लांटेशंस. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ट्रीज को क्लीन कर दिया था और साथ ही साथ उसके साथ साथ टी प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया था. इट ब्रोट इन फॉरेस्ट एक्ट दैट चेंज द लाइव्स ऑफ पैस्ट्रोलिस्ट. जो फॉरेस्ट एक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उससे पैस्ट्रोलिस्ट की जो लाइफ है वो चेंज हो गई थी. वो अपने एनिमल्स को उस फील्ड पर नहीं ले जा सकते थे. दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग मैनी फॉरेस्ट दैट हैड अर्ली प्रोवाइडेड वैल्यूएबल फॉरेस्ट फॉर देयर कैटल. उनको मना कर दिया था उन फॉरेस्ट में जाने के लिए जिन फॉरेस्ट में पहले वो अपने कैटल्स के लिए मतलब खाना वगैरह चारा वगैरह लेते थे. द बुक्स कैरीज ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. यहाँ एक बॉक्स दे रखा है. इस बॉक्स में ये बता रखा है कि कॉलोनियलिज्म ने कैसे फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फॉरेस्ट पॉलिसी है इसको चेंज कर दिया था. इसको आप ध्यान से रीड कर लेना इस बॉक्स को. आगे है कॉलोनियलिज्म आल्सो लेड टू कंसिडरेबल मूवमेंट ऑफ पीपल. कॉलोनियलिज्म के कारण जो मूवमेंट ऑफ पीपल है वो ज़्यादा हो गया. लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जॉब के लिए काम के लिए मूव करने लगे. इट लेड टू मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट विद इन इंडिया. इसके कारण लोग एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इंस्टेंस पीपल फ्रॉम प्रेजेंट डे झारखंड मूव टू असम टू वर्क ऑन द टी प्लांटेशंस. जो पीपल थे जो आज के टाइम में झारखंड रहते हैं वो आसाम में मूव करने लगे टी प्लांटेशंस के लिए. इन न्यूली emerging मिडिल क्लास particularly from the British Presidency region of Bengal and Madras moved as a government employee and professionals like doctor and lawyer moved to different part of the countries. और जो प्रोफेशनल्स थे वो भी अलग अलग पार्ट में जाने लग गए काम की तलाश में या वर्क के लिए. पीपल वर कार्टर टू इन शिप. लोगों को शिप में भेजा जाने लगा फ्रॉम इंडिया टू वर्क ऑन द अदर colonialized लैंड इन डिस्टेंट एशिया अफ्रीका एंड अमेरिका. शिप में भेजा जाने लगा इंडिया से अलग अलग जगहों पे एशिया अफ्रीका अमेरिका में. मैनी डाइड ऑन द वे. उनमें से कुछ तो रास्ते में ही मर जाते थे. एंड मोस्ट कुड नेवर रिटर्न. और उनमें से कुछ कभी वापस नहीं आए. टुडे मैनी ऑफ देयर डिसेंडेंट्स वर आर नोन एज पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन. और जो उनके डिसेंडर्स हैं जो उनके आगे वंश है उनसे पता चलता है कि वो इंडिया के ओरिजिन से हैं. टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इट्स रूल कॉलोनियलिज्म इंट्रोड्यूस ए वाइड एरे ऑफ चेंजेस इन एवरी स्पेयर. जो कॉलोनियलिज्म है उन्होंने हर क्षेत्र में चेंज कर दिया. बीट लीगल और कल्चरल और आर्किटेक्चर. चाहे लीगल से रिलेटेड था कल्चर से चाहे आर्किटेक्चर से. कॉलोनियलिज्म वाज अ स्टोरी अपार्ट इन द वेरी स्केल एंड इंटेंसिटी ऑफ द चेंजेस दैट इट ब्रॉट अबाउट. कॉलोनियलिज्म ने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए. सम ऑफ दीज चेंजेस वर डेलिबरेट वाइल सम टुक प्लेस इन अनइंटेंडेड फैशन. कई चेंजेस तो उनकी इच्छा से आए लोगों की और कोई विदाउट इंटेंशन. फॉर एग्जाम्पल वी सा हाउ वेस्टर्न एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस टू क्रिएट इंडियाज हु वुड मैनेज ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म. वेस्टर्न एजुकेशन दी जाने लगी इंडियंस को जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को मैनेज कर सकें. इंस्टीड इट लीड टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट एंड एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस. इससे क्या हुआ जैसे ही लोगों ने एजुकेशन ले ली ब्रिटिशर से तो उनके माइंड में नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हो गई और कॉलोनियलिज्म के एंटी वो हो गए. मतलब उनको नॉलेज आ गई उनको पता चलने लगे अपने राइट्स के बारे में. तो वो ब्रिटिशर्स ने उनको एजुकेट किया था अपने बेनिफिट के लिए लेकिन वो उसका रिवर्स हो गया. उनके मन में नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हो गई थी. दिस मैग्नीट्यूड एंड डेप्थ ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंज दैट कॉलोनियलिज्म अनलीश कैन बी बेटर ग्रैप्स्ड इफ़ वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड सम बेसिक फीचर. ये हम और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं अगर हमें इनके फीचर्स के बारे में पता चलेगा. कैपिटलिज्म के फीचर्स के बारे में पता चलेगा. कैपिटलिज्म इज़ ए इकोनॉमिक सिस्टम. ये डेफिनेशन है कैपिटलिज्म की. कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है इन विच द मीन ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड एंड ऑर्गेनाइज टू अकमुलेट प्रॉफिट विद इन अ मार्केट सिस्टम. जिसमें सारे के सारे प्रोडक्शन
किया जाता है, सारा का सारा प्रोडक्शन प्राइवेट फर्म के द्वारा खरीदा गया होता है और जो भी मार्केट सिस्टम होता है उसका मोटिव प्रॉफिट को कमाना होता है। कैपिटलिज्म इन वेस्ट अमर्ज आउट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूरोप के एक्सप्लोरेशंस के कारण ही जो कैपिटलिज्म है वो एक्सटेंड हुई। इट्स प्लंडर ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज आर अनप्रेसिडेंट ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कैपिटलिज्म के कारण ही साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। इट हार्नेसिंग टू इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। कैपिटलिज्म के कंसेप्ट ने हमारी इंडस्ट्रीज को ख़त्म कर दिया, स्पॉइल कर दिया, उसकी जगह एंड एग्रीकल्चर पैटर्न को। वट मार्क कैपिटलिज्म फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वाज इट डायनामिज्म। जो कैपिटलिज्म का स्टार्टिंग में पॉइंट था वो चेंज हो गया। इट्स पोटेंशियल टू ग्रो, एक्सपेंड, इनोवेट, यूज टेक्नोलॉजी एंड लेबर इन अ वे बेस्ट अश्योर टू एंश्योर ग्रेटर प्रॉफिट। इसका क्या मतलब होता है कैपिटलिज्म का? ग्रो करना, एक्सपेंड करना, इनोवेट करना, टेक्नोलॉजी यूज़ करना, लेबर को इस वे से यूज़ करना, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। वट मार्क इट हु वाज इज ग्लोबल नेचर। वेस्टर्न colonialism was inextricably कनेक्टेड टू ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म। जो वेस्टर्न कलोनियलिज्म था उसके कारण वेस्टर्न कैपिटलिज्म उन्हीं की ही प्रॉपर्टी को बढ़ाना उनका मोटिव था। दिस हैड ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द वे ऑफ कैपिटलिज्म डेवलप्ड ऑन colonial country like India. In the next section of industrialization and urbanization we see how colonialism led to very distinct pattern. आगे हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का colonialism पर। colonialism का अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। इफ़ कैपिटलिज्म बिकम द डोमिनेट इकोनॉमिक सिस्टम, अगर कैपिटलिज्म डोमिनेट इकोनॉमिक सिस्टम बन जाता है, नेशन स्टेट बिकम द डोमिनेट पॉलिटिकल फॉर्म, और जो नेशन स्टेट है वो भी डोमिनेट पॉलिटिकल फॉर्म बन जाएगी। दैट वी ऑल लिव इन नेशन स्टेट, दैट वी ऑल हैव अ नेशनलिटी एंड नेशनल सिटीजनशिप ने अपीयर नेचुरल टू अस टुडे। हम नेशन स्टेट में रहते हैं, यहाँ नेशन स्टेट का मतलब हमारे इंडिया से है। नेशन स्टेट में जब लोगों में वी फीलिंग होती है और एक पर्टिकुलर बाउंड्री जहाँ डिफाइन कर रखी होती है उसको नेशन स्टेट बोलते हैं। बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार पासपोर्ट वर नॉट यूजली यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल एंड इन मोस्ट एरिया फी पीपल हैड वन। पहले क्या होता था, पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती थी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए और बहुत ही कम लोगों के पास होता था। सोसाइटीज़ वर हाउएवर नॉट ऑलवेज ऑर्गेनाइज ऑन दिस लाइन, इस तरीके से सोसाइटी ऑर्गेनाइज नहीं होती थी। नेशन स्टेट प्रिटेन्स टू अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेट, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉडर्न वर्ल्ड। जो नेशन स्टेट का कंसेप्ट है उसकी जो आज के टाइम में करैक्टरिस्टिक्स है वही है, ए गवर्नमेंट हैज़ ए सवर्जिन पावर विद इन ए डेफिनेट टेरिटरी एरिया। नेशन स्टेट के बारे में बता रखा है, नेशन स्टेट एक ऐसा एरिया होता है जिसमें गवर्नमेंट के पास पावर होती है उसके पर्टिकुलर एरिया में। द पीपल आर सिटीजन ऑफ अ सिंगल नेशन, नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ के लोग एक सिंगल नेशन के सिटीजन होते हैं। नेशन स्टेट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म। जो नेशन स्टेट है वो नेशनलिज्म से रिलेट करता है। द प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म एज्यूम दैट एनी सेट ऑफ पीपल हैव ए राइट टू बी फ्री एंड एक्सरसाइज सोवर्जिन पावर। जो नेशनलिज्म का प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि लोगों को फ्री राइट है और इक्वल पावर दी जाती है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ राइज ऑफ डेमोक्रेटिक आइडिया, जो डेमोक्रेटिक आइडिया का इंपॉर्टेंट पार्ट है। यू विल बी रीडिंग मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 3। आप इसके बारे में नेशनलिज्म के बारे में या नेशन स्टेट के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ लेंगे। इट मस्ट हैव स्ट्रक यू दैट द प्रैक्टिस ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड द प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेटिक राइट आर कॉन्ट्राडिक्टरी। जो कॉलोनियलिज्म है और जो नेशनलिज्म है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉलोनियलिज्म में सिर्फ प्रॉफिट मोटिव, अपना वेलफेयर देखा जाता है, नेशनलिज्म में सभी का। फॉर कॉलोनियल रूल इम्प्लाइड फॉरेन रूल सच एज ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। जब कॉलोनियल रूल था वही फॉरेन रूल में कॉलोनियल रूल ही ब्रिटिश रूल ज़्यादा थे ओवर पर इंडिया पर। नेशनलिज्म इम्प्लाइज दैट द पीपल ऑफ इंडिया और एनी कॉलोनियलाइज्ड सोसाइटी हैव एन इक्वल राइट टू बी सोवर्जिन। जो नेशनलिज्म है ये बताता है कि हर इंडिया में हर किसी को इक्वल राइट है। इंडियन नेशनलिस्ट लीडर वर क्विक टू ग्रैस्प दिस irony. They declared that the freedom of Swaraj was the birthright and fought for political and economic freedom. जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो यही बताते हैं कि जो स्वराज है, फ्रीडम है, वो सभी का बर्थ राइट है और हमें इसी के लिए लड़ना होगा
और यही हमारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम बताती है कि जो फ्रीडम है वो हर किसी का इक्वल राइट है। सो स्टूडेंट, आज हमने थोड़ा सा मीनिंग पढ़ा स्ट्रक्चर चेंज के बारे में और कॉलोनियलिज्म के बारे में, और द टाइम पीरियड जो कैपिटलिस्ट टाइम पीरियड था और जो प्री कैपिटलिस्ट टाइम पीरियड था उसमें क्या डिफरेंस है, और ब्रिटिशर्स ने या कॉलोनियल पीरियड ने हमारे इंडिया में क्या क्या चेंजेस किए थे, ये सब हमने आज पढ़ा। आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट फॉर टुडे and we will continue our reading in our next video. Thank you.